हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे और जल्दी मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एग्जाम है आपका 27 को, उससे पहले पहले मेरी कोशिश जरूर है कि अब मैं कवर कर सकूं पार्ट 3। बाकी के जो क्वेश्चंस बचेंगे हमारे अगस्त मंथ के, वो हम सितंबर के फर्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए मे बी कल लेके आ सकूं, अगर पॉसिबिलिटी है तो, कि हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त मंथ का पार्ट 3। ठीक है। और जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगा आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अगस्त मंथ का, जिसमें आपको पार्ट 1 भी मिलेगा, पार्ट 2 भी मिलेगा, पार्ट 3 भी मिलेगा। लेकिन ये पीडीएफ आप लोग लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जैसा मैं हर क्लास में बताती हूँ, कि जो पीडीएफ रहेगा वो जैसा क्लास में आपको पढ़ाया गया है एज इट इज ऐसा ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, क्योंकि मैं कोई भी स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ सकती, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। तो जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोग कंटेंट पढ़िए, क्वेश्चंस पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा पीडीएफ भी, और क्लास में भी जैसा मैं पढ़ाती हूँ दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है। जैसे आपको आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपडेटेड जो वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगस्त का पार्ट 3 मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लेके आऊँ। एक बार फिर से आपको बोल दूं, जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम है उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा, और जो सीबीआई एग्जाम है आपका 2 सितंबर है ना, राइट, तो वो भी कवर हो जाएगा उसी के थ्रू। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपने चैनल पे नहीं देखा है टॉप 100 एमसीक्यूज प्रोफेशनल नॉलेज, तो ये वीडियो जाके जरूर देखिए। ये काफी हेल्पफुल है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो जो वेटेज रखता है ना प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शन, वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है। आई थिंक 90 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज टॉप 100 एमसीक्यूज, यानी कि टॉप बेस्ट 100 एमसीक्यूज रहेंगे इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम्स के लिए, काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रोफेशनल नॉलेज तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के हर एग्जाम में काफी हेल्पफुल है। तो ये सारे ही स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी जो अदर बैंक एग्जाम्स भी देने जा रहे हैं, जैसे कि आपका सीबीआई है, सीबीओ है, और आरआरबी स्केल 1 2 3 सभी में काफी हेल्प मिलेगी। तो आप लोग जरूर ये वीडियो देखिए, जरूर ये क्लास देखिए, ये काफी हेल्पफुल क्लास है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने लास्ट 8 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नहीं देखा है जनवरी से अगस्त तक का, तो ये जाकर जरूर देखिए। ये टॉपिक वाइज रहेगा इसमें। ये पूरा आई थिंक 3 घंटे का या 4 घंटे का कुछ वीडियो है। इसमें ये पूरा मैंने 8 मंथ्स का एक ही वीडियो में कवर किया है, अलग अलग इसके पार्ट्स नहीं है। टॉपिक वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग टॉपिक के साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर करी गई है। आरबीआई न्यूज है, बैंकिंग न्यूज है, जीडीपी प्रेडिक्शंस है, अपॉइंटमेंट्स है, एक्सेट्रा। और इस बार मैंने इसमें एक अलग सेक्शन भी ऐड किया है, वो है इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज। काफी इंपॉर्टेंट होती है इंश्योरेंस सेक्टर न्यूज, तो ये भी मैंने कवर किया है, ये वाला टॉपिक भी अपनी इस क्लास में। तो आप लोग जरूर देखिए इस क्लास को, और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 8 मंथ्स का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो अगस्त का इसका पूरा कंप्लीट नहीं है, अगस्त का पूरा कंप्लीट आपको अभी मिल जाएगा लास्ट पार्ट 3 आने के बाद अगस्त मंथ का। ठीक है। इसके अलावा लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आई हूं। अगर आपने ये भी नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, जिसमें हमने जुलाई 2022 से अगस्त 2023 तक के सारे ही आरबीआई सर्कुलर न्यूज कवर किए हैं एमसीक्यूज फॉर्म में विद कंटेंट। एक बात बता दूं कि सारे ही वीडियो आपको विद कंटेंट मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, कंटेंट किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि कंटेंट से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। लास्ट के बोला जाए तो 2 से 3 सालों में की क्वेश्चन जो है वो काफी डीप में पूछे जा रहे हैं, तो कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कंटेंट आपने जरूर पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जैसे सुटेबल है वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके जैसे भी सुटेबल है आप लोग पढ़िए। जो पीडीएफ अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ परचेज करना होता है, तो वैसे पढ़िए। जो परचेज नहीं कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, तो पढ़िए जरूर कंटेंट को। ठीक है। क्योंकि मैंने सभी को ये फैसिलिटी दी है, जो खरीद सकते हैं ठीक है, जो नहीं खरीद सकते वो भी पढ़ेंगे, सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है। आरआरबी स्केल 2 3 और स्केल 1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई, सीबीओ, ये सारे ही एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर। और लास्ट जो 8 मंथ का आरबीआई सर्कुलर है उसका मैंने कोई स्पेशल क्लास या स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है, तो वो उसका मैंने पीडीएफ दिया है। आप लोग पीडीएफ अगर आपको लास्ट 8 मंथ ही चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे ही पीडीएफ पैकेज है, आप देख सकते हैं, स्केल 2 स्केल 3 स्केल 1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सीबीआई। ठीक है।
तो ये ए बी जो जो आपको पसंद है, आपको आपके अकॉर्डिंग, पसंद का मतलब है आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे ही आप देख सकते हैं। फर्स्ट में है जनवरी से अगस्त तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और लास्ट 1 ईयर का आरबीआई सर्कुलर। सेकंड में है जनवरी से अगस्त तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल और लास्ट 8 मंथ्स जनवरी से अगस्त तक का ही आरबीआई सर्कुलर है। दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें 1 साल का आरबीआई सर्कुलर है ए में और बी में है 8 मंथ्स का, यानी कि 8 महीने का जनवरी से अगस्त तक का। और स्केल 1 में इसके और क्लर्क में क्या क्या है, जनवरी से अगस्त तक का तो सभी में इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आरबीआई सर्कुलर की बात करें तो जनवरी से अगस्त तक का दिया गया है स्केल 1 और क्लर्क के लिए, और करंट अफेयर्स दिया गया है जनवरी से अगस्त तक का। इसमें जो मिसिंग है वो है आरबीआई सर्कुलर, ये मिसिंग है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप ये परचेस कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, काफी हेल्पफुल है, इन पर जरूर जुड़िए और अपनी क्लास, अपने जो भी अपडेटेड है वो अपडेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं उनके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which public sector bank is the first to extend the facility of executions of online lock agreement through the DDE platform of NESL? क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो एनईएसएल के डीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लॉकर समझौते के निष्पादन की सुविधा का विस्तार करने वाला पहला बैंक बन गया है। डीडी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर डीडी क्या होता है, डीडी का फुल फॉर्म अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, उसका फुल फॉर्म है डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडी प्लेटफॉर्म। क्या बोलेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीईएल। क्लियर। कंटेंट देख लेते हैं क्या बोला गया है। इंडियन बैंक ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट एग्जीक्यूशंस थ्रू द डीडी प्लेटफॉर्म ऑफ एनईएसएल एम टू एनहेंस कस्टमर्स कन्वीनियंस एंड रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन। ठीक है, बोला गया है इसमें कि एनईएसएल के डीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंडियन बैंक ऑनलाइन लॉकर समझौते के निष्पादन का उद्देश्य ग्राहक सुविधा को बढ़ाना और समझौते के निष्पादन के समय को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडियन बैंक इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट थ्रू द DDE प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। NESL का ये फुल फॉर्म है। छोटे छोटे फुल फॉर्म भी ना कभी कभी नहीं याद तो आपने हमेशा करना है, लेकिन एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन बैंक इसका राइट आंसर है। इंडियन बैंक, इसमें क्या बोला गया है, इंडियन बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट थ्रू द DDE यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैंने काफी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये कंटेंट तो आपने खुद पढ़ना है क्योंकि काफी लेंथी कंटेंट होता है। इतना हम अगर डिस्कस करेंगे तो क्लास काफी लेंथी सी हो जाती है और कुछ लोग कहते हैं इतनी लंबी क्लास हो जाती है। तो कंटेंट आपने पढ़ना है। एक रफ रीडिंग में आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिनको सुनने की आदत है वो सुन सकते हैं। The DDE platform is a fully automated contract execution platform with paperless e-stamp and electronic signature facility. The e-sign facility includes Aadhaar-based OTP biometric and dongle-based digital signature. Next point है, the platform offers individual and multiple signatories to execute documents in sequence, which will facilitate joint account holders also to execute on-locker agreement at their ease. ठीक है, customers can track transaction status and download the electronic evidence certificate in real time. Next time, the online locker agreement, which is available round the clock, will eliminate the need for physical stamp papers and signature, making it faster and more efficient. The Indian Bank has announced that this facility will be available for all its customers across India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, How much funding has NABARD sanctioned to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund RIDF for the financial year 23-24? बोला गया है कि नाबार्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी कि रूरल
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किसने की है? नाबार्ड ने की है। किस लिए की है? तो की है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। किस कब की है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अमाउंट आपसे पूछा गया है, अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? ₹1974.07 करोड़ इज द राइट आंसर। द NABARD has sanctioned total amount of ₹1974.07 crore to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund for the financial year 23-24। ठीक है, बोला गया है कि नाबार्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास निधि यानी कि RIDF के तहत राजस्थान सरकार को कुल 1974.07 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द substantial funding aims to uplift the living conditions of rural communities and drive economic growth in the region। बोला गया है कि इस पर्याप्त फंडिंग का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण समुदाय की जीवन की स्थिति को ऊपर उठाना है और क्षेत्र में आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट में है नाबार्ड सर्व्स एज द एपेक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द फंक्शनिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक अक्रॉस इंडिया। बोला गया है कि नाबार्ड ने पूरे भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के कामकाज की देखरेख के लिए जिम्मेदार शीर्ष नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट गूगल पर जाइए, सर्च करिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाबार्ड के एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, सारे नाबार्ड एग्जाम उसमें आते हैं। कौन से हैं ये? आरआरबी आपके है ना, जितने भी आरआरबी हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन पूरा रीडिंग करके जाइएगा नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान विल विटनेस द लाइनिंग ऑफ 450 किलोमीटर ऑफ अर्दन कैनाल्स विद द असिस्टेंस ऑफ नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। पूछा गया है इसमें, देखिए आंसर रेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस की सहायता से राजस्थान के कौन से जिले 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरों की लाइनिंग का गवाह बनेंगे? तो कोटा एंड बूंदी। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोटा एंड बूंदी इन राजस्थान विल विटनेस द लाइनिंग ऑफ 450 किलोमीटर ऑफ अर्दन कैनाल्स विद द असिस्टेंस ऑफ नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं? वो हैं कोटा और बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जो नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस की सहायता से 450 किलोमीटर लंबी मिट्टी की नहरों का निर्माण देखेंगे। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप सेल्स हैज इंडियन बैंक लॉन्च इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस इंडिया। पूछा गया है कि इंडियन बैंक ने भारत भर में के विभिन्न शहरों में कितने विशिष्ट स्टार्टअप सेल लॉन्च किए हैं इंडियन बैंक ने? तो कितने किए हैं? 10 इज द राइट आंसर। बोला गया है कि इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड 10 specialized startup cells in different cities across the country to cater to the unique and specialized banking needs of the startup ecosystem। तो क्या बोला गया है कि इंडियन बैंक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की अनूठी और विशिष्ट बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर के विभिन्न शहरों में यानी कि 10 विशेष स्टार्टअप सेल लॉन्च किए हैं। तो 10 विशेष स्टार्टअप सेल लॉन्च किए हैं। किसने किए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए? वो किए हैं इंडियन बैंक ने। कहां पर किए हैं ये देख लेते हैं। तो ये स्टार्टअप सेल्स जो है आर लोकेटेड इन, कहां पर है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर एंड मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टेलर मेड बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर स्टार्टअप्स सच एज पेमेंट गेटवे, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट फैसिलिटी एंड कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स कॉल्ड IND स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए कई प्रकार के अनुरूप बैंकिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि भुगतान गेटवे, क्या बोलेंगे इसको? पेमेंट गेटवे है, जैसे कि कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट फैसिलिटीज हैं एंड कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट जिसको बोला जाएगा IND स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है ये सारे पॉइंट्स। आपको ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, इनको आपने वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ना है। बिल्कुल मिस नहीं करना है कोई भी कंटेंट। ठीक है, डोंट मिस द
कंटेंट। ठीक है, बिल्कुल भी मैं एक बार फिर लिख देती हूँ कि इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी भी हालत में कंटेंट मिस नहीं करना है, किसी भी, सिर्फ इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नहीं, किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपने बिल्कुल भी कंटेंट मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the web portal launched by RBI for unclaimed deposits or inoperative accounts? तो बोला गया है कि inoperative accounts या फिर unclaimed deposit के लिए RBI के द्वारा लॉन्च किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? unclaimed deposit और inoperative accounts के लिए क्या नाम है? उद्गम, UDGAM ये पोर्टल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? फॉर द अनक्लेम्ड डिपॉजिट और इनऑपरेटिव अकाउंट्स, इनके लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? उद्गम। इसके रिगार्डिंग में मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत सारा डेटा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। The public tax platform for frictionless credit is an initiative by the RBI to ease access to credit by providing digital information to lenders. The platform is designed to facilitate the smooth provision of credit by ensuring the effortless ट्रांसमिशन ऑफ एसेंशियल डिजिटल डेटा टू लैंडर्स। बोला गया है इसमें कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म आरबीआई द्वारा उधारदाताओं को डिजिटल जानकारी प्रदान करके क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाने की एक पहल है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया गया है फॉर द ऋणदाताओं की आवश्यकताओं को डिजिटल डेटा के सहज प्रसारण को सुनिश्चित करके लोन के सुचारू प्रावधान की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है, द प्लेटफॉर्म विल ऑपरेट विद इन open structure, inclusive application programming interfaces and established standard enabling all participants in the financial sector to effortlessly integrate through a plug and pay approach। ठीक है, बोला गया है कि प्लेटफॉर्म एक खुली संरचना, समावेशी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस और स्थापित मानकों के साथ काम करेगा, जो वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को प्लग एंड पे दृष्टिकोण के माध्यम से सहजता की एकीकृत करने में सक्षम करेगा। इसी के रिगार्डिंग ये आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लेके आई हूँ अलग अलग पॉइंट के साथ। तो कितने पॉइंट है यहाँ पर? 1 2 3 4, आपके पास 4 पॉइंट है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप तो एक ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे ना, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप एक लैंग्वेज में इस कंटेंट को जरूर पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। ठीक है, ऐसे वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़िए, क्योंकि मैंने काफी टाइम दिया है, आप इसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू ओपन एंड मेंटेन अ केंद्र जीवन धारा अकाउंट? तो केंद्र जीवन धारा खाता खोलने और बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शेष राशि क्या है? वो है 0। केंद्र जीवन धारा, a special saving bank account for pensioners, is a new product launched by Canara Bank to cater the needs of senior citizens and prospective pensioners। बोला गया है कि केंद्र जीवन धारा पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष बचत बैंक खाता, वरिष्ठ नागरिकों और संभावित पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया प्रोडक्ट है। क्या नाम है इसका? केनरा जीवन धारा। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे क्वेश्चन में कि केनरा जीवन धारा खाता खोलने और बनाए रखने के लिए जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या न्यूनतम शेष राशि है? ठीक है, क्या होगा? मिनिमम बैलेंस 0 हो सकता है। ठीक है, और केनरा जीवन धारा एक स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट है, किन लोगों के लिए? पेंशनर्स के लिए। एक न्यू प्रोडक्ट है जो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है टू कैटर द नीड ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड प्रोस्पेक्टिव pensioners। ठीक है, it is a zero balance account which means you do not have to maintain any minimum balance or pay any maintenance charges। ठीक है, कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना है, कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। यू कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है आपकी सेविंग पे। ठीक है, एट द सेम रेट एज रेगुलर सेविंग अकाउंट विच रेंजेस फ्रॉम 2.90% to 4% डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस इन द अकाउंट। ठीक है, बोला गया है कि आप नियमित बचत खाते के समान दर पर अपने बचत पर ब्याज, यानी कि आपको बोला मैंने कि आप उस सेविंग अकाउंट पे अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं, और जो कि खाते में शेष राशि पर 2.90% से 4% तक आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। केनरा जीवन धारा, ठीक है, केनरा बैंक की ये एक पहल है, या केनरा बैंक ने इसको लॉन्च किया है फॉर द सीनियर सिटीजन्स। क्लियर?
या सॉरी ये पेंशनर्स जो भी बोलेंगे आप, पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, यू कैन अवेल लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एट कंसेशनल रेट ऑफ 0.75% अबव द डिपॉजिट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, आप जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जमा दर से 0.75% अधिक रियायती दर पर जमा पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र जीवन धारा इज ए ग्रेट ऑप्शन फॉर सीनियर सिटीजन्स हु वांट टू एंजॉय फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस इन देयर गोल्डन ईयर। ठीक है, इफ यू वांट टू ओपन दिस अकाउंट यू विल नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म, ए कॉपी ऑफ पैन कार्ड और फॉर्म 6061, okay, 2 photographs, proof of photo ID and address as per KYC norm and proof of age, ये सब पढ़ सकते हैं आप खुद ही। You can visit your nearest Canara branch or apply online through their website। ठीक है, तभी तो मैं आपको कंटेंट बोलती हूँ कि आप कंटेंट खुद पढ़ा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। तो क्या पूछा गया है कि उस टेक्निक का नाम क्या है जिसका उपयोग 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के निर्माण के लिए किया गया है। तो वो है 3D कंक्रीट प्रिंटिंग। ठीक है, 3D कंक्रीट प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु। इसी के साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया ना कि इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु, फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर इनॉग्रेट हुई है ये क्वेश्चन में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, बेंगलुरु में। ठीक है, इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट दैट शोकेसेस द कंट्री इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो देश के नवाचार और प्रगति को प्रदर्शित करती है। याद रखना, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो उसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी व्हिच इज अ फुली ऑटोमेटेड प्रोसेस दैट यूजेस अ रोबोटिक प्रिंटिंग प्रिंटर टू डिपॉजिट कंक्रीट लेयर बाय लेयर एज पर द अप्रूव्ड डिजाइन। ठीक है, इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप अदर पॉइंट्स देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आप अदर पॉइंट्स जरूर देखिए क्योंकि ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन की गई हैं चीजें और जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, तो किसने किया है, देखिए मैंने आपको कंटेंट बताया है, आप कंटेंट मिस नहीं करेंगे। इसमें बोला गया है तो पोस्ट ऑफिस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT Ashwini Vaishnav on August 18, 2023. He praised for presenting a new picture of India and said that the 3D printed post office embodies the spirit of आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ने हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट बाय L&T with the technology support from IIT Madras under the guidance of प्रोफेसर मनु संथनम। ठीक है, इसी तरह से आप लोग कंटेंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म आ गया। मैंने पूछा था, बोला था आपको कि आप लोग फुल फॉर्म याद करिए क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, जनरल सी बात है। ठीक है, व्हाट डज मुद्रा स्टैंड फॉर, व्हाट डज मुद्रा स्टैंड फॉर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। PNB and Amul to provide finance through Mudra. This is a recent development that was announced on July 1st, 2023. ठीक है, मुद्रा stands for the Micro Unit Development and Refinance Agency, which is a scheme launched by the Government of India in 2015 to provide loans up to rupees 10 lakh to non-corporate, non-farm, small micro enterprises. Clear? इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग काफी अच्छा कंटेंट है आप लोगों के लिए, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, ये 3 कंटेंट है। फर्स्ट में देख लेती हूँ, द MOU between PNB and Amul aims to provide small ticketing finance under Mudra to Amul dealers and retailers who can avail loans ranging from rupees कितना है ये 50,000 to rupees 10 lakh and attractive interest rate and flexible repayment option। ठीक है, तो बोला गया है कि PNB और अमूल के बीच MOU का उद्देश्य अमूल के डीलरों और विक्रेताओं को मुद्रा के तहत लघु टिकट वित्त पोषण प्रदान करना है और आकर्षक ब्याज दरों और लचीले पुनर्भुगतान विकल्पों पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
Next, what is the name of the bank that was partnered with Odisha government to provide payment solution for OTDC? क्या पूछा गया है कि उस बैंक का नाम क्या है जिसने OTDC के लिए पेमेंट सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी की है। ठीक है, OTDC क्या होता है? OTDC है ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिनको नहीं पता वो याद कर ले, ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OTDC। तो बैंक का नाम कौन सा हो जाएगा? बंधन बैंक ने। ठीक है, Bandhan Bank has announced its association with Odisha government to help them strengthen payment solution for OTDC, Odisha Tourism Development Corporation Limited. ठीक है, the bank has provided point of sale POS machine to facilitate card payment by tourists. इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राइम लोकेशन इंक्लूडिंग पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिल्का एंड गोपालपुर विल कवर्ड अंडर द टाई अप। द POS मशीन विल हैजन टूरिस्ट पेमेंट कलेक्शंस ब्रिंगिंग कन्वीनियंस टू बोथ द टूरिस्ट एंड OTDC ऑफिशियल। ठीक है, तो इस गठजोड़ के तहत पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, चिल्का ये सभी जो है वहां के सिटीज हैं, गोपालपुर सहित सभी स्थानों को कवर किया जाएगा। और POS मशीनें पर्यटक भुगतान संग्रह में तेजी भी लाएंगी, जिससे जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं और OTDC ऑफिसर्स हैं, दोनों को सुविधा, ऑफिशियल्स हैं, उन दोनों को सुविधा होगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है ये अदर इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट, इनको आपने पढ़ना है और बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the program that Yes Bank has developed for startups? तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसे Yes Bank ने स्टार्टअप्स के लिए विकसित किया है? Yes Bank ने किया है इस प्रोग्राम को किनके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। नाम क्या है? नाम क्या है? Yes Head Startup। ठीक है, क्या है? Yes Head Startup। IITD किसने किया है? IITD IC and Yes Bank have signed a MOU on August 10, 2023 to strengthen their partnership and support startup in various domains। बोला गया है इसमें कि IITD IC और Yes Bank ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 10 अगस्त 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट में है द कोलैबोरेशन विल आल्सो इनेबल स्टार्टअप एट IITD IC टू परफॉर्म बेटर, जनरेट रेवेन्यूज, रजिस्टर ग्रोथ एंड अट्रैक्ट बेटर टैलेंट। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं कि क्या नाम है, लेकिन इसका नाम आपने जरूर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यस हेड स्टार्टअप। ठीक है, ओनली स्टार्टअप यस स्टार्टअप नहीं है, यस बैंक स्टार्ट भी नहीं है, यस स्टार्ट हेड भी नहीं है। ठीक है, तो यस हेड स्टार्टअप। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कंटेंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच ऑफ दीज आर्टवर्क इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 ट्रेडिशनल आर्टवर्क ऑफ राजस्थान दैट रिसीव GI टैक्स विद नाबार्ड सपोर्ट। पूछा गया है कि कौन सी कलाकृतियां राजस्थान की उन 5 पारंपरिक कलाकृतियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया है, जिन्हें नाबार्ड के समर्थन से GI टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या बोला गया है। नहीं है बोला गया, ये नहीं कि आप ब्लाइंडली कुछ भी लिखाएं। ठीक है, कुछ भी टिक कराएं या आंसर कराएं। राइट आंसर क्या है? जयपुर ब्लू पोट्री। ठीक है, नाबार्ड सपोर्ट फॉर राजस्थान टू गेट 5 GI टैग सर्टिफिकेशन फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। GI स्टैंड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। बोला गया है which is a sign used on a product that have a specific geographical origin and possess qualities on a reputation that are due to the origin। ठीक है, राजस्थान की जो भी वहां का पारंपरिक प्रोडक्ट्स हैं, है ना, राजस्थान के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए 5 GI टैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नाबार्ड का समर्थन मिला है। ठीक है, ये बोला गया है कि GI का मतलब आपको पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जो उन उत्पादों को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए जाने वाला एक टैग है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है, यानी कि क्वालिटीज ऑन रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। ठीक है, GI tag helps to protect the authenticity and uniqueness of such products as well as promote their economic and cultural values. NABARD has supported the project for GI registrations of 5 traditional artwork of Rajasthan namely। ठीक है,
अब क्या क्या है वो, ये मैंने आपको मेंशन करा है, इनके बारे में आप डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, क्या क्या है, जोधपुरी बंदेश वर्क, कोफ्तागिरी मेटल क्राफ्ट ऑफ उदयपुर, नटवारा पिछवाई क्राफ्ट ऑफ राजसमंद, बीकानेर उस्ता कला, हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट ऑफ बीकानेर। ठीक है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में और इस कंटेंट के बारे में भी। चलेंगे नेक्स्ट पे, तो आप देख सकते हैं जो आपसे पूछा गया है उसमें क्या है, जयपुर ब्लू पॉटरी। ठीक है, ये सब तो है ना, वही नहीं है, तो पूछा गया है क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप दैट कैन बी यूज्ड टू ऑर्डर द पर्सनलाइज्ड प्लास्टिक कार्ड। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें कि उस ऐप का नाम क्या है जिसका उपयोग पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड ऑर्डर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है उस ऐप का नाम। तो क्या नाम है उस ऐप का, एयरटेल थैंक्स। ठीक है, एयरटेल थैंक्स। Airtel Payment Bank has recently launched India's first eco-friendly debit card, which is made from recycled PVC material. ठीक है, Airtel Payments Bank ने हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जो डेबिट कार्ड जो है रिसाइकल पीवीसी सामग्री से बना है। दिस इज वेरी इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव एज इट इज रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कन्वेंशनल पीवीसी कार्ड्स which are widely used in the banking industry। ठीक है, बोला गया है कि यह एक बहुत ही अभिनव और टिकाऊ पहल है, क्योंकि यह पारंपरिक पीवीसी कार्डों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है, जो बैंकिंग उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बहुत सारे आपके लिए पॉइंट हैं, बहुत सारे का मतलब पॉइंट 3 है, हिंदी इंग्लिश मिला के टोटल 6 पॉइंट है। इनको आपने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरर दैट हैज पार्टनर्ड विद एससीबी टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, पूछा गया है कि उस स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता का नाम क्या है जिसने स्वास्थ्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए एससीबी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किसने की है, स्टार हेल्थ, अपोलो म्यूनिच, मैक्स बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस या रेलिगे हेल्थ इंश्योरेंस, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, Star Health and Allied Insurance. Star Health is a standalone health insurer that offers a range of health insurance policies for individuals, families, senior citizens, and corporate groups. ठीक है, Star Health has entered into a strategic corporate alliance with SCB, an international bank with a strong presence in key Indian markets. Under the tie-up, SCB will offer Star Health insurance products through their extensive branch network across India। ठीक है, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने खुद देखने हैं, जैसे सुटेबल है वैसे देखिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच प्लेटफॉर्म हैज बजाज फाइनेंस पार्टनर्ड विद आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान्स। तो कार और दोपहिया बीमा योजनाओं की पेशकश करने के लिए बजाज फाइनेंस ने आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ किस प्लेटफॉर्म पर साझेदारी की है, तो वो की है बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल। ठीक है, ये आपने इंश्योरेंस सेक्टर की न्यूज भी देखनी है। क्या बोला गया है कि बजाज फाइनेंस हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान plans on the platform बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल। तो बजाज फाइनेंस ने बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस मॉल प्लेटफॉर्म पर कार और टू व्हीलर बीमा योजनाओं की पेशकश करने के लिए आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। These policies can be bought instantly on the platform through an all digital and seamless customer experience journey। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है नेक्स्ट पॉइंट है वो आपने देखने हैं, क्या बोला गया है, These policies provide extensive coverage against various risks and damages to vehicles. Some of the key features and benefits offered by ICICI Lombard motor insurance policies। ठीक है, ये सारे आपने देखने हैं, comprehensive coverage for the insured vehicle as well as for the third party, ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ठीक है,
Next है various add-on covers to enhance the vehicle insurance such as NCB protectors cover 24/7 roadside assistance cover, zero depreciations add-on cover etc. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि which of the following public sector undertakings was not among those imposed with late submission fee by RBI? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर उपक्रम है आरबीआई के द्वारा देर से जमा करने पर लगाए गए शुल्क में शामिल नहीं था? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, कंटेंट देख लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। RBI has imposed late submission fees amounting ₹2000 crore on 4 major public sectors undertaking namely ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सभी के नाम है, गेल है, ऑयल इंडिया है। ठीक है, to failing to promptly report their overseas investment. ठीक है, the late submission fee has been introduced by RBI Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulation 2022. ठीक है, कंटेंट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसी के रिगार्डिंग आपको पुट करके बता सकती हूँ। जो क्वेश्चंस है वो ये भी हो सकता है कि which regulation introduced the late submission fee for failing to report overseas investments within the prescribed time frame. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आप देख सकते हैं उसको। In an attempt to prevent operational disruptions to ensure compliance with RBI regulations, to companies have sought additional time from the central bank. तो ये सारे जो हैं जो आपको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए हैं, इन सभी पर 2000 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? शुल्क लगाया है। ठीक है, फाइन लगाया है। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या बन सकता है जो मैंने आपको बताया था, विच रेगुलेशन इंट्रोड्यूस द लेट सबमिशन फी फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम? कौन सा? RBI Foreign Exchange Management Overseas Investments Regulations 2022. The late submission fee was introduced by RBI Foreign Exchange Management Overseas Investments Regulation 2022. Next question. What is the name of the network that Protein or Pay Nearby are creating a credit marketplace on? क्या हो जाएगा? ONDC. ठीक है, उस नेटवर्क का क्या नाम है जिस पर प्रोटीन और पे नियर बाय एक क्रेडिट मार्केट प्लेस बना रहे हैं? वो है ONDC. पार्टनरशिप बिटवीन प्रोटीन एंड पे नियर बाय फॉर क्रिएटिंग marketplace on the ONDC network. Protein, e-government technology and Pay Nearby are collaborating to provide credit services on the ONDC network for last mile borrowers and MSMEs. ठीक है, the partnership aims to leverage the account aggregator framework which allow borrowers to link their bank accounts or financial information on the platform and share it with the lenders with their consent. ठीक है, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपके पास काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू द RBI DPI इंडेक्स? ठीक है, पूछा गया है कि RBI DPI इंडेक्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान की प्रतिशत वृद्धि क्या थी? क्या थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13.24%। ये मैंने आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट बनाया है। द RBI DPI इंडेक्स पूछा जाए कब पब्लिश होती है, तो पब्लिश्ड on semi-annual basis with a lag of 4 months. ठीक है, in the fiscal year 2023 digital payments in India experienced remarkable growth as indicated by RBI Digital Payment Index यानी कि RBI DPI. ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लेना। तो पब्लिश कब होती है? सेमी एनुअल बेसिस ऑन लैग ऑफ 4 months. The RBI DPI comprehensive measures of payment digitization displayed a sustainable increase across all parameters during this period.
driven by significant advancement in payment infrastructure and performance across the country. ठीक है, the index for March 2023 recorded a value of 395.58, marking a 13.24% growth compared to September 2022 as announced on 31st of March 2023. ठीक है, next, according to a PwC India report, what is the projected number of UPI transactions per day by 26-27 to 1 billion ट्रांजेक्शन? पूछा क्या गया है इसमें कि PwC इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक प्रतिदिन यूपीआई लेनदेन की अनुमानित संख्या क्या हो जाएगी? 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो जाएंगी 2026-27 तक. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द PwC, UPI transactions are expected to reach 1 billion transactions per day 2016 or 2016 in 2026 और 2027. ठीक है, 2026 से 27 तक यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स पर डे कितनी होने के हैं अनुमान? 1 बिलियन ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 टू फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 31 अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रिपोर्ट. S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2031 तक भारत के लिए अनुमानित औसत जीडीपी वृद्धि दर क्या है? S&P ग्लोबल. मैंने आपको हर बार बताया है हर वीडियो में कि जीडीपी प्रोडक्शंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो अगर आप जब भी एग्जाम देने जाएं करंट वीडियो करंट क्लास देख के जरूर जाएं, क्योंकि अपडेटेड ही आप आंसर करके आएंगे. अगर आपको जनवरी में कुछ पढ़ाया गया है, फरवरी में कुछ पढ़ाया गया है, तो आप वो आंसर नहीं करेंगे. ठीक है, रिगार्डिंग द जीडीपी प्रेडिक्शन, सिर्फ जीडीपी प्रेडिक्शंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, अदर क्वेश्चंस की नहीं. ठीक है, क्योंकि ना ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. ठीक है, करंट आप देखेंगे, करंट वीडियो करंट क्लास, तो आप आंसर कर पाएंगे. यहाँ पर आंसर हो जाएगा S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग 6.7%. S&P ग्लोबल रिपोर्ट टाइटल लुक फॉरवर्ड इंडियाज मोमेंट प्रोजेक्ट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी फ्रॉम फिस्कल ईयर 2024 to financial year 31. ठीक है, the country is set to remain the fastest growing large economy with an expected GDP growth rate of 6% in financial year 2024. S&P Global is optimistic about India's potential, forecasting an average growth rate of 6.7% per day during this period, driven primarily and capital expansion. The report envisions India's GDP to reach $6.7 trillion by financial year 31 and per capita GDP to rise to approximately $4,500. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो जीडीपी प्रोडक्शन है वो आपने अच्छे से पढ़नी है. वर्ल्ड बैंक का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, एसबीआई का है, तो इसी तरह से आप जज कर पाएंगे कि किसका आपने पढ़ना है किसका नहीं पढ़ना है, वो सब आपने अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF. तो CDMDF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग स्ट्रेस्ड मार्केट कंडीशन. क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? वो है टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग स्ट्रेस्ड मार्केट कंडीशन. बोला क्या गया है, The primary objective of CDMDF is to purchase investment-grade corporate debt securities during stressed market conditions, thereby providing support and confidence to market participants. On July 27, 2023, the SEBI announced the establishment of Corporate Debt Market Development Fund CDMDF. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपने देख लेने हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं. और हम कंप्लीट करेंगे अपना अगस्त मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2. इसका पार्ट 3 का भी आप लोग वेट कर सकते हैं, मैं जल्द ही लेके आऊंगी. मेरी कोशिश है कि कल तक आ जाए. ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आप अच्छा कर पाएंगे आंसर.
कोशिश रहती है क्योंकि करंट का जो होता है ना यही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप लोग हेल्पफुल लगते हैं, तो ये वीडियोस के बारे में, क्लासेस के बारे में, चैनल के बारे में अदर स्टूडेंट्स को आप लोग जरूर बताया करिए, ताकि चैनल अच्छा ग्रो करे और हमारी कम्युनिटी और हम सब आपस में मिलकर अच्छा ग्रो कर पाए और अदर स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लोग चैनल के बारे में जरूर बताया करिए अगर आपको ये वीडियोस, ये क्लासेस काफी अपनी हेल्पफुल लगती हैं। और बाकी जो मैंने बताया कि वो सारी क्लासेस आपने देखनी है अगर आप आरआरबी का स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 देने जा रहे हैं, या फिर आप सीबीआई या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सारी क्लासेस का मतलब 8 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 1 ईयर आरबीआई सर्कुलर, 8 मंथ्स का आरबीआई सर्कुलर भी आपके लिए हेल्पफुल है, वो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। नहीं है आरबीआई सर्कुलर 8 मंथ्स का है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, इसके अलावा ये सारी क्लासेस मंथली जो चलती हैं। ठीक है, ये सारी पीडीएफ पैकेज हैं, किसी को कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट हुई हमारी क्लास। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक यहाँ पर हैं, आप इनको ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा किसी भी क्लास, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। और ऐसे ही वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।